हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोग को आज क्लास 11 का मैथ पहला चैप्टर बताने वाला हूं। हम लोग पहले भी क्लास 11 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उसको जा कर के एक बार देख लेंगे कि हमारा क्या क्या सिलेबस होने वाला है। और अब हमारा क्या हो गया है कि 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए हम लोग को। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का मैथ, तो जिसमें से हमारा पहला चैप्टर क्या हो जा रहा है। पहला चैप्टर हमारा होता है सेट। पहला चैप्टर हमारा क्लास 11 का मैथ का पहला चैप्टर क्या हो जाता है बबुआ लोग, सेट हो जाता है। तो आज हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग क्लास 10th में कुछ पढ़े, अब हम लोग की बारी है क्लास 11th में। तो क्लास 11 10th से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। बहुत सारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे लोग हैं वो लोग तो सेट के बारे में जानते हैं, लेकिन जैक बोर्ड में सेट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग के लिए बिल्कुल ही नया होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 10th से लेकर के 11 का जो लेवल होता है बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आपका 10th यहाँ है तो 11th आपका डायरेक्ट यहाँ चला आता है, ठीक है। तो लेवल हटके है तो हम लोग को मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है सेट। तो सेट क्या है पहले हम लोग समझते हैं सेट के बारे में अच्छे से। देखिए, सेट का मतलब हो जाता समूह, यानी किसी भी चीज़ का समूह, किसी भी चीज़ के समूह को हम लोग सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे आदमी का समूह है, औरत का समूह है, ठीक है, कोई बच्चा का समूह है या गाड़ियों का समूह है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के समूह को यानी कि ग्रुप को हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि जो भी ग्रुप होता है वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, और वो डेफिनेशन कहीं भी बदलना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास वो डेफिनेशन नहीं बदलेगा। अगर मेरे लिए वो डेफिनेशन है तो आपके लिए भी वही डेफिनेशन होना चाहिए। तो वैसे को हम लोग सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि सर एक ओड नंबर का ग्रुप ले लीजिए, ओड नंबर का ग्रुप बना दीजिए जो 10 से छोटा हो, है ना। तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ओड नंबर है सर जो 10 से छोटा है, ठीक है। ये ओड नंबर का ग्रुप है जो क्या है आपका 10 से छोटा है। तो ये एक सेट के अंतर्गत आएगा। सेट को लिखने का तरीका होता है, हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते हैं। तो ये एक डिफाइंड है, ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पूरी तरीके से क्या है, डिफाइंड है। मेरी बात को समझिए, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर है सब के सब ओड है, सब के सब ओड है। और हमारा सवाल भी कह रहा था कि ओड नंबर का कलेक्शन होना चाहिए जो क्या हो, 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ सारे के सारे नंबर 10 से छोटा है। अगर हम 10 से छोटा ये ग्रुप बनाए हैं तो जाहिर सी बात है आप भी यही ग्रुप बनाओगे। दुनिया का हर आदमी 10 से छोटा यही ग्रुप बनाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप नहीं बनेगा। यानी हम कह सकते हैं सर कि ये एक वेल डिफाइंड है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि ये 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 10 है, 15 है, 17 है, अब ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो सर क्या ये भी एक सेट है? तो सेट को समझने के लिए जरूरी क्या है कि उसके अंदर जो भी चीज़ है, यानी जिस चीज़ का आप कलेक्शन किए हो वो किसी डिफाइंड के तहत होना चाहिए, मतलब वो परफेक्ट उसका कोई डेफिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 10 है, 15, 17, भाई क्या है डेफिनेशन। 2 मान लिया जाए, चलिए आपका प्राइम नंबर हम लोग समझ सकते हैं, 3 भी चलिए प्राइम नंबर हो गया, 5 भी चलिए प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप ये सोच के चलते कि चलिए हम प्राइम नंबर के ग्रुप बनाए हैं तो 2, 3, 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर हम इवन नंबर का ग्रुप बनाए हैं, तो ये तो इवन है, लेकिन क्या ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, नहीं है सर, तो ये इवन का भी ग्रुप नहीं है। यानी एक ऐसा कलेक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये कैसे अंधवारी कोई भी नंबर को उठा कर हम रख दिए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे को हम लोग सेट नहीं कहते हैं। यानी सेट एक ऐसा ग्रुप हो जाता है, एक ऐसा कलेक्शन हो जाता है जिसका एक परफेक्ट डेफिनेशन हो। परफेक्ट क्या हो बच्चों लोग, डेफिनेशन हो। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि उसका एक परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, यानी मेरे लिए जो डेफिनेशन है आपके लिए भी वही डेफिनेशन होना चाहिए, किसी अगले के लिए भी वही डेफिनेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति के लिए डेफिनेशन अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखेंगे बच्चों कि सेट को हमेशा हम लोग एक कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड करते हैं, या तो कैपिटल, जैसे कभी हम एक सेट ऐसे बना दिए थे, ओड नंबर का एक सेट बनाए थे ना बबुआ लोग, ओड नंबर का सेट 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, तो आप इसको ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, कुछ भी बाहर लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा, कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते, जैसे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जैसे कभी हम बताए थे, ये एक आपका सेट है ना, ये एक डेफिनेशन दिया होगा था कि ओड नेचुरल नंबर लेना है जो क्या हो 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा 1, 3, 5, 7, 9, ये 10 से छोटा नंबर है। ठीक है, ये 10 से छोटा नंबर है, तो ये एक परफेक्ट इसका डेफिनेशन है, यानी ये एक सेट है। ठीक, उसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक, यानी एक सप्ताह में दिनों का नाम, एक सप्ताह में दिनों का ग्रुप बनाना है। तो एक सप्ताह में हमारे पास क्या क्या होता है सर? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर मेरे लिए ये डेफिनेशन है एक सप्ताह में इतने दिन होते हैं, तो आपके लिए भी वही है, दिल्ली में बैठा आदमी के लिए भी वही है, बम्बई के लिए भी वही है, मद्रास के लिए भी वही है, कलकत्ता के लिए भी वही है। भैया विदेश से बाहर, मतलब भारत से बाहर चले जाओ तो उसके लिए भी एक सप्ताह में यही दिन आते हैं, यानी ये डेफिनेशन किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, तो ऐसा को हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं सबको पता, 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड, ये कहीं भी बदलने वाला नहीं है, तो ये भी आपका एक सेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 10, अब 10 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 5 = 10, यानी 10 का क्या आ गया, 2 और 5 आ गया, 2 × 5, यानी 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होगा। तो ये एक फिक्स डेफिनेशन है इसका कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सर? सेट हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा सर? सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ, तो ये आपका सेट नहीं होगा, ये आपका सेट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? चलिए समझते हैं। यहाँ पे बात करें मैथ का डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन लेना है, तो अगर आप अपने बारे में बात करते हो, ठीक है, अगर आप अपने बारे में, अगर हम आपसे पूछे कि सर आपका मैथ में डिफ़िकल्ट टॉपिक क्या है बबुआ बताओ, तो सर आप बोलोगे कि सर हमको तो अलजेब्रा बहुत भारी लगता है सर, अलजेब्रा। तो ये आपके लिए है सिर्फ अलजेब्रा, आपके दोस्तों के लिए थोड़ी अलजेब्रा है। वो कहेगा सर हमको ट्रिगोनोमेट्री बहुत भारी लगता है, ले ट्रिगोनोमेट्री भारी लगता है। तो आपका डेफिनेशन है अलजेब्रा, आपका दोस्त का है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब आपका कोई और दोस्त बोल दे नहीं तो हमको तो मेंसुरेशन भारी लगता है सर, मेंसुरेशन भारी लगता है, बात हमारी किनारी है। कोई बोल देगा हमको तो स्टैटिक्स भारी लगता है सर, कोई बोल देगा हमको ज्योमेट्री भारी लगता है सर। तो ये सबके लिए अलग अलग हो जा रहा है। तो आप किसका किसका कलेक्शन करोगे? आप अपना कलेक्शन करोगे, अपना दोस्त का करोगे, कि विदेश वाला आदमी करोगे, कि पड़ोसी का करोगे, कि दिल्ली में बैठा वाला आदमी का करोगे, किसका करोगे सर? ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है, यानी इसका कोई वेल डिफाइंड ये है ही नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसा को आप क्या बोलेंगे? ये सेट नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा कलेक्शन है, क्योंकि ये सबके लिए अलग हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे आप समझिए कि अगर हम वॉवेल के बारे में बात करें तो आपके लिए अगर वॉवेल ये 5 है तो आपके दोस्त के लिए भी यही 5 होगा, है ना। दुनिया में हर आदमी के लिए ही 5 वॉवेल होंगे, ये वॉवेल बदलने वाला नहीं है, इसलिए ये सेट है। लेकिन अगर आप मैथ के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात करते हो तो ये सबके लिए अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये आपका सेट नहीं है। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमको देखना है। इंपॉर्टेंट नोट क्या हो जाता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या से करेंगे? n से। जैसे 1 2 3 4 डैश, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा,
उसका जेड में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर को जेड से लिखा जाता है बच्चों, इंटीजर को क्या से लिखा जाता है, जेड से। जैसे -3 -2, अच्छा इधर भी बढ़ते जाएगा, -1 0 1 2 3, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेड प्लस से किसको डिनोटेट करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला इंटीजर को, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीक़ा से पॉजिटिव इंटीजर को। और जेड माइनस से किसको रिप्रेजेंट करेंगे सर, जेड माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव वाला इंटीजर को, यानी कि माइनस है ना, -4 -3 -2 -1 इस तरीक़ा से। और आर में किसको है सर, रियल नंबर। जितने भी दुनिया में रियल जितने भी नंबर है सारे के सारे आपका रियल नंबर होते हैं ना, सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, दुनिया में जो भी नंबर है सब तो आपका रियल नंबर ही है ना। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सब के सब रियल नंबर है। ठीक है, उसका क्यू से क्या, रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर यानी जिसको आप बट्टा के रूप में लिखते हैं सर, 1/2 हो गया है ना, या 2/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं बच्चों लोग। सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोस्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, जो भी सेट लिखते हैं उस सेट के अंदर हम लोग बस उस एलिमेंट को लिख देते हैं। एलिमेंट मतलब जो कलेक्शन है सिर्फ उसको लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, उसका एक तरीका का फॉर्मूला लिखा जाता है, माने उसको वर्ड में लिखा जाता है, उसको लैंग्वेज में लिखा जाता है। बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, आपका नंबर में रहता है। ठीक है, जैसे द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसका सेट कैसे बनेगा रोस्टर फॉर्म में, तो वॉवेल को भी से लिखा जाता है, इसका सेट हो जाएगा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपका वॉवेल हो गया। तो ये एक सेट बन गया। तो जब ऐसा सिर्फ आप क्या लिखेंगे, सिर्फ उसके नंबर को लिखेंगे, सिर्फ उसके आंसर को लिखते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप सेट को लिखेंगे तो सेट के बाहर जिस चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो कैपिटल लेटर होते हैं, तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अंदर जो एलिमेंट आप लिखेंगे, अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एलिमेंट के नाम से, एलिमेंट कहते हैं, या तो इसी को मेंबर के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट, मेंबर, इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा है ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन है तो इसलिए हम लोग इसको ई मान के चलते हैं। तो इवन पॉजिटिव का बनाना है, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 7 से छोटा इवन में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ सिर्फ आप नंबर लिखे हैं, तो ये ऐसा हम लोग रोस्टर फॉर्म करते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल, तो स्कूल में सारे लेटर को इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, जितने भी लेटर उसको सेट में लिखना है। एक चीज़ और हमेशा याद रखेंगे बच्चों लोग, जब भी आप सेट बना रहे होते हैं, जब भी आप सेट बना रहे होते हैं, तो अगर सेट में बनाने के दरमियान अगर सवाल में कहीं कोई वर्ड 2 बार रिपीट किया हो, तो आपको उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, सेट में सिर्फ आप 1 ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ जो है आपका 2 बार है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन से लेटर है, एक एस है सर, उसके बाद एक सी है सर, उसके बाद एक एच है सर, उसके बाद एक ओ है सर, और उसके बाद एक एल है। ऐसे आप लिखेंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं?
यानी SCHOL। अब यहाँ 2 बार O है सर, तो 2 बार O लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ का अंदर का जो एलिमेंट है, एलिमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि पहले SCHOL यही क्रम में लिखा है, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कहता है, अब इसका सेट अगर आप देखें तो इसको B मान लेते हैं। इसका सेट क्या करा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 20 को डिवाइड कर रहा हो। तो पहला 1 हो जाएगा सर, 1 20 को डिवाइड करता है। उसका 2 का पहाड़ा में भी 20 आता, 3 में नहीं आता सर, 4 में आता सर, 5 में आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आता सर, उसका सीधे 20 में आता सर। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर है, ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जिसके टेबल में 20 आता, तो ये एक सेट बन गया। तो ये सब एक वेल डिफाइंड है। अब इसी को हम यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं। ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको वर्ड में लिखते हैं, है ना, द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैसे लिखेंगे, यानी एक ऐसा सेट है, ऐसे लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे अंदर का एलिमेंट, अंदर में क्या एलिमेंट आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x, यानी अंदर एलिमेंट क्या है, x है। x आपका कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कुछ में भी क्या आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट x। उसका 2 बिंदु लगाया जाता है, इसको सच दैट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बबुआ लोग, सच दैट। यानी यही एक ऐसा सेट है जिसमें x है और x सच दैट, यानी x ऐसा है कि, x ऐसा है कि, है ना, x ऐसा है कि x is vowel of English alphabet, English alphabet ऐसे लिखा जाता है बबुआ लोग। यानी x यहाँ एलिमेंट है अंदर का, और x कैसा है, x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी यहाँ पे x कैसा है, तो x आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। इस तरीक़ा से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। और कैसा इंटीजर होना चाहिए, एंड करके लिखेंगे, जो x होगा उस 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x जो होगा उस 7 से क्या होना चाहिए बबुआ लोग, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 20, तो इसको हम लोग क्या माने, b। अब जो भी मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20, तो फिर यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज x is a natural number which divide 20, ये हो गया। तो इस तरीक़ा से जब हम लोग वर्ड में लिखते हैं तब उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और उसी को जब हम लोग उसके आंसर को लिख देते हैं या उसके नंबर को जब सिर्फ हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का मैथ का पहला चैप्टर है। ये एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी हम लोग अभी सेट के बारे में और भी हम लोग को बहुत सा बेसिक चीज़ देखना है, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे हम लोग बात करते जाएंगे। फिलहाल हम लोग को पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए जितने भी बेसिक चीज़ जानने थे वो सब हम लोग जान चुके हैं। बस एक और चीज़ जानना है बिलोंग्स टू के बारे में। देखिए अगर कहीं पर आपको ऐसा साइन नज़र आए तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है बच्चों लोग, बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लिया जाए एक सेट है 1 2 3 4 5। अब अगर हम बोले कि 5 इस सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए सेट ए है और हम बोले कि 5 इस सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल 5 ए में आ रहा है, तो इसको ऐसे बिलोंग्स कर देंगे। यानी 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए के अंदर आ रहा है, तो ये होता है बिलोंग्स का मतलब। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए।
हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, यानी इनमें से कौन कौन सेट है, जस्टिफाई योर आंसर। और सेट अगर है भी तो आपको अपना आंसर को जस्टिफाई करना, और अगर सेट नहीं भी है तब भी आपको बताना कि क्यों नहीं है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जेड, यानी साल में जितने भी महीने हैं उन महीनों का कलेक्शन बनाना है, लेकिन उसमें भी कैसा, जो जे से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करें ना, इसका आप एक लिख लीजिए मंथ में क्या, मतलब ईयर में कौन कौन सा मंथ होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास 12 महीना होते हैं साल में। तो कहता है कि ऐसे महीनों का चयन करना है जो जे से शुरू हो रहा है। तो सर बिल्कुल हमारे पास जे से शुरू होने वाला पहला क्या है सर, जे से शुरू होने वाला हमारे पास पहला सर जनवरी, क्या है सर, जनवरी है सर। उसके बाद दूसरा फिर क्या हो जाएगा सर, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा जून। उसके बाद फिर क्या है सर, जुलाई है सर, उसका जुलाई है सर, है ना। तो ये हमारे पास 3 ऐसे मंथ है, हमारे पास 3 ऐसे मंथ है, हमारे पास 3 ऐसे मंथ है जिसको जो जे से शुरू होता है। तो क्या ये डिफाइंड नहीं है सर, ये बिल्कुल डिफाइंड है, ये बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि साफ साफ करा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जेड, यानी जे से शुरू होने वाला यही 3 महीना है। अगर मेरे लिए 3 महीना जे से शुरू होने वाला है तो आपके लिए भी वही होगा, विदेश वाले आदमी के लिए भी वही होगा। यानी ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है इसका डेफिनेशन, यानी कि आपका क्या होगा, सेट होगा, सेट होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड, आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, है ना। देयरफॉर दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। सिंपल, आपको लिखना भी था, लिख दिए, ठीक है। अगला सवाल है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी भारत में 10 टैलेंटेड राइटर का नाम बताना है। राइटर तो समझ रहे हैं ना। तो अब मेरी बात को समझिए, हो सकता है कि मेरे लिए, देखिए भारत में तो बहुत सारे राइटर हैं, प्रेमचंद हो गए, हरि प्रसाद द्विवेदी हो गए, इस तरीक़े से कमलाबाई, बहुत सारे आपके राइटर हैं। तो आपको 10 राइटर चुनने हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमको जो 10 राइटर पसंद है वो आपके लिए भी पसंद हो, और जो आपको पसंद हो आपको दोस्त के भी पसंद हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबके लिए 10 राइटर अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक ऐसा कलेक्शन है जिसका डिफाइंड फिक्स नहीं है, डेफिनेशन फिक्स नहीं है, बस हमारी ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये सेट नहीं है ना। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन से पर्सन चेंज हो रहा है, मेरे लिए कोई 10 कोई और होंगे, आपके लिए कोई और होंगे, किसी और के लिए कोई और होंगे। तो ये फिक्स कलेक्शन नहीं बना सकते हैं आप इसका, है ना। सो देयरफॉर दिस इज not a set, therefore this is not a set, not a set। एकदम सिंपल सा फंडा है। अब अगला सवाल है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में आपको 11 गो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को चुनना है, यानी बैटिंग करने वाला बल्लेबाज 11 बल्लेबाज चुनना है। तो हो सकता है कि हमको विराट कोहली पसंद हो, विराट कोहली पता नहीं बैटिंग करता है कि नहीं, हम नहीं देखते क्रिकेट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे हैं। तो जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं, क्या ज़रूरी है कि जो हमको पसंद हो आपको भी पसंद हो? बिल्कुल नहीं है सर, सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, वेल defined, it vary from
vary from person to person, person to person, person to person. Therefore this is not a set, this is not a set. अगला सवाल है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब इस चीज़ को समझिए, सवाल को अच्छे से क्या करा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितने बॉय हैं, क्या आप इसको नहीं बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं आप उसको काउंट करके बिल्कुल ही बता सकते हैं। भले आज तक आपको नहीं पता था, लेकिन आप कल जाओ और गिन के देखो अपने क्लास में कितने बॉयज़ हैं। आप आराम से गिन के बता सकते हो कि 10 है कि 12 है कि 15 है कि 20 है। कोई भी बच्चा इस चीज़ को आसानी से बता सकता है। अगर मान लिया जाए आपके क्लास में, मान लिया जाए अगर आपके क्लास में, मान लिया जाए अगर आपके क्लास में 15 बच्चा है, 15 बॉयज़ है, तो जाहिर बात है मेरे लिए भी वो बॉयज़ 15 ही रहेंगे। कि कोई और भी काउंट करेगा तो उसके लिए भी क्या रहेंगे, 15 बॉयज़ ही रहेंगे। यानी ये बॉयज़ घटने वाला नहीं है, ये बॉयज़ घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है, यानी उसकी नंबर फिक्स है, ये सबके लिए फिक्स है। तो आप यहाँ बोल सकते हो दिस इज़ वेल डिफाइंड, है कि नहीं, दिस इज़ वेल डिफाइंड, यानी इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ वेल defined तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वी कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, सो देयरफॉर दिस इज क्या है, सेट है। जल्दी से नोट करेंगे। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से नीचे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो सर बिल्कुल हम बना सकते हैं 100 से नीचे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता, 1 2 3 4 करते करते 5 6 7 करते करते 98 99 जाएगा कि नहीं जाएगा, तब 99 तक हम कितना लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया, क्या हो गया, सेट। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड, है कि नहीं, इट इज़ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, बिकॉज है ना, एनीवन कैन आइडेंटिफाई दिस कलेक्शन, एनीवन कैन आइडेंटिफाई दिस कलेक्शन। आप लिख सकते हैं बिकॉज एनीवन कैन आइडेंटिफाई, identify of this collection, है ना, therefore it is a set। ये क्या है बबुआ, एक सेट है। अब आगे है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जितने नोवेल लिखे हैं उसका कलेक्शन आपका सेट होगा कि नहीं होगा। सर बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद कितने नोवेल लिखे इसकी गिनती आराम से की जा सकती है। अगर वो 10 नोवेल लिखे हैं तो हम 10 ही गिनेंगे ना, आप भी 10 गिनोगे, कोई भी आदमी 10 ही गिनेगा। इसका काउंट आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी आपका क्या है बबुआ लोग, एक सेट है, ये भी आपका एक सेट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई, है ना, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई number of novels, number of novels, novels written by Munshi Premchand. So it is a set. ये क्या है, एक सेट हो जाएगा क्योंकि वेल डिफाइंड है. अब द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अब जितने भी इवन इंटीजर है, जितने भी इवन इंटीजर है, क्या वो एक सेट है? तो सर बिल्कुल सेट है. इवन इंटीजर, इवन क्या होता है सर? जो 2 से डिविजिबल होता है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीक़ा से. और नेगेटिव में भी आएगा, क्या में आएगा आपका? नेगेटिव में भी आएगा इवन नंबर में. -2 हो गया, -4 हो गया, इस तरीक़ा से इधर भी बढ़ते जाएगा, उधर भी बढ़ते जाएगा. तो आप लिख सकते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड, वेल defined, therefore it is, therefore it is a set. अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब ये चैप्टर यानी पहला चैप्टर, सेट में कितने क्वेश्चन है? तो टोटल 5 एक्सरसाइज है. तो 5 एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन आप नहीं गिन सकते हो, टोटल 39 क्वेश्चन आप गिन लेना, ठीक है. तो हम इसको बिल्कुल ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनी वन कैन आइडेंटिफाई, है ना, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो आप लिख सकते हैं एनी वन कैन आइडेंटिफाई, है ना, एनी वन कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन in this chapter, in this chapter, in this chapter. Therefore it is well defined, so it is, therefore it is a set, it is a set. एकदम सिंपल सा फंडा. आगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अब ले, ये तो हो गया सत्यानाश वाला बात. कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन. तो आप बता सकते हो कि डेंजरस एनिमल कौन है, बताइए. आपके लिए तो कोई डेंजरस नहीं है, आप तो दारू पीने के बाद शेरों से भिड़ जाओगे, है कि नहीं? आपको तो पगला कुत्ता भी कुछ नहीं लगता है, दारू पी जाने के बाद आप लोग हर पीछे से भिड़ जाते हो, ठीक है. लेकिन वही लड़की लोग को देखेगा कॉकरोच से चिल्ला कि एकदम घर को सर पे उठा लेती है. कॉकरोच देख लेगी इतना चिल्लाएगी कि बाप रे बाप, कहना ही कुछ नहीं है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि सबके लिए डेंजरस एनिमल कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है. कोई कॉकरोच से डर जाता है, कोई चींटी से डर जाता है, कोई तो चूहा देख के डर जाता है, तो उसके लिए चूहा ही डेंजरस हो गया. कोई सांप से डर जा रहा है ना. और आप लोग का तो कहना ही ना, आप लोग तो शेर से भी नहीं डरते हो, तो किसी के लिए तो शेर भी डेंजरस नहीं है. तो इसलिए डेंजरस एनिमल सबके लिए अलग अलग होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, नॉट अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट. चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड नंबर सवाल है, लेट ए, यानी ए एक आपका कोई सेट है, उस सेट के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है. इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स स्पेस, यानी खाली जगह दिया हुआ है, आपको उस पर बताना बिलोंग्स पर आएगा, नॉट बिलोंग्स पर आएगा. तो जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके कि बिलोंग्स क्या होता है, नॉट बिलोंग्स क्या होता है. बिलोंग्स का मतलब होता है कि वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे 5 खाली डब्बा ए है, यानी हमको ये बताना है कि 5 ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देखिए ए के अंदर 5 है कि नहीं है, सब बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू,
ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स। अब 8 ए के अंदर है क्या, 8 ए में कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। ठीक है। अब 0 ए के अंदर कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये भी आपका नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। 4 ए के अंदर कहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स। अब 2 ए के अंदर दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, ये भी हो जाएगा बिलोंग। और 10 ए के अंदर कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, तो ये नॉट बिलोंग्स। तो इस तरीक़ा से हमारा सवाल है। तो चूँकि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग बाकी सवाल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।